बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ LHV पार्ट 2 का ग्रुप डी पास्ट पेपर, यानी हमारा जो चौथा पेपर है ना हेल्थ एजुकेशन का, वो आज के आपके साथ शेयर किया जाएगा। वो कौन से इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि मस्ट आपको याद करने चाहिए। अक्सर बच्चों को जो है ना ग्रुप डी पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है और उसका सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा है, उसके कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आपने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, कौन कौन सी डेफिनेशन मस्ट याद करनी है जो कि पेपर में पूछी जा सकती हैं, जिसके 50 to 60% जो चांसेस हैं कि वो पेपर में दोबारा से रिपीट हों। सबसे पहली डेफिनेशन का क्वेश्चन है। 5 डेफिनेशन आपको बताई जाएंगी जो आपने मस्ट मार्क कर लेनी है और याद करना है। साथ ही साथ इसके एक्सप्लेन आंसर, डिटेल आंसर भी आपको मिल जाएंगे, परेशान नहीं होना आपने। अच्छा जी, सबसे पहली डेफिनेशन करनी है स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स पे आपने मार्क कर लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डिमॉन्स्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इंसिडेंट रेट, मैनेजमेंट की डेफिनेशन हर क्वेश्चन में आती है, यानी पिछले 5 साल पेपर में देखा जाए ना, मैनेजमेंट, सुपरविजन, लीडरशिप, इन सारी चीज़ों को आपने मस्ट रट लेना है। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सवाल आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 5वीं डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, केस फर्टिलिटी रेट। अच्छा जी, अब इन डेफिनेशन को हम जो है ना एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले है, मैं आपके साथ जो है वो स्टैटिक की डेफिनेशन शेयर करूँगी। व्हाट इज़ स्टैटिक्स? मेरा मकसद ये है सिर्फ आपको सवाल बताना नहीं, बल्कि उसका जवाब भी पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अच्छे से इसको याद करें और आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चाहे आप पास पेपर से ये सवाल करें, चाहे आप बुक से करें, लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो बच्चों की हेल्प के लिए मैंने नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, जो स्टूडेंट्स बाय करना चाहते हैं उनको मैं लास्ट पे जाके जो है सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। अच्छा जी, स्टैटिक्स की डेफिनेशन। स्टैटिक किसे कहते हैं? स्टैटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, ये जो स्टैटिक्स है ना, ये वर्ड स्टैटिक्स, ये मैथमेटिक्स की टर्म से निकला हुआ है। स्टैटिक्स से मुराद है कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। नंबरों की फॉर्म में जब डाटे को हम कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्शन करते हैं, तो उसको हम स्टैटिक्स बोलते हैं। आपने आईकॉम में या बीकॉम में सुना होगा कि वो स्टैटिक्स की बुक होती हैं, उसमें जस्ट ये जिस तरह हम 9-10 में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, एफएससी में कह रही हूँ, सॉरी, 8th क्लास में हम मैथ पढ़ते हैं, इसी तरह बड़ी क्लासेस में इसको हम स्टैटिक्स की टर्म में जो है ना इस बुक को पढ़ते हैं, ठीक है। जस्ट स्टैटिक्स जो है आपने याद रखना है कि ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है, ठीक है, और इसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा न्यूमेरिकल डाटा को जो है वो प्रेजेंट करते हैं। आप इसकी मिसाल यूँ दे सकते हैं, नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट हु पास्ड इन एग्ज़ाम। ये हमने स्टैटिक की मदद से इसका रिकॉर्ड निकाला है, यानी एक क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म में उसको हमने डिस्क्राइब किया, यानी कितने तादाद में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो हैं वो एग्ज़ाम में पास हुए हैं और कितने फ़ेल हुए हैं। तो ये हमें न्यूमेरिकल डाटे से और स्टैटिक्स की मदद से इस चीज़ों का पता चलेगा, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन है डिमॉन्स्ट्रेशन। अच्छा बेटा, डिमॉन्स्ट्रेशन को उर्दू में बोलते हैं ज़ाहिर करना या मुज़ाहिरा करना। Demonstrations refer to the act of showing or proving something clearly and conveniently। अच्छा जी, किसी भी चीज़ को आसान अल्फाज में, ठीक है, जो किसी को समझ आ सके और क्लियरली, साफ़ सुथरे तरीके से ज़ाहिर करना, प्रूव करना या ज़ाहिर करना, ठीक है। शोइंग और प्रूविंग समथिंग बट क्लियरली एंड कन्वीनियंटली मीन्स किसी भी प्रोसेस को, किसी भी अमल को दूसरे तक पहुंचाना क्लियरली, ठीक है, आसान अल्फाज में, सादा अल्फाज में, ताकि वो समझ सके, इसको हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन। जस्ट आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इंसिडेंट रेट। इंसिडेंट से मुराद है किसी वाक़या का होना, ठीक है। इंसिडेंट रेट मीन्स नंबर ऑफ़ न्यू केस ऑफ डिजीज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ़ पर्सन एट रिस्क फॉर द डिजीज़। इसको आपने समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हेल्थ एजुकेशन पेपर में। इंसिडेंट रेट जो है ना, वो स्टूडेंट बीमारी के शरह को जो है ना डिस्क्राइब करता है, एपिडेमियोलॉजी को डिस्क्राइब करता है। इसमें क्या होता है कि न्यू केस ऑफ डिसीज़, यानी जितनी जो है नई तादाद में जितने लोग बीमार हुए हैं जिस डिज़ीज़ से, ठीक है, न्यू केस ऑफ डिसीज़, किसी भी बीमारी से कोई भी बंदा अगर बीमार हुआ है, ठीक है, न्यू केस है, विद इन आ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, किसी ख़ास टाइम में,
ठीक है। और उसके बाद जो है ना हमने उसको डिवाइड करना है बाय द नंबर ऑफ़ पर्सन एट रिस्क फॉर द डिज़ीज़, उसके साथ उन लोगों के साथ जो कि उस डिज़ीज़ में लाहक होने के जिनके चांसेस हैं, जिनका रिस्क है कि इनको ये डिज़ीज़ हो सकती है, ठीक है। न्यू केस ऑफ डिज़ीज़ को हमने डिवाइड करना है रिस्क फॉर द डिज़ीज़ ऑफ अ पर्सन, ठीक है। न्यू केस ऑफ डिज़ीज़ को हमने डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ अ पर्सन एट रिस्क फॉर द डिज़ीज़ एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, किसी एक ख़ास टाइम में न्यू केस ऑफ डिज़ीज़ को डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ पर्सन जो कि उस डिज़ीज़ को के रिस्क फैक्टर में जा रहे हैं, जिनको वो डिज़ीज़ होने के चांसेस हैं, ठीक हो गया। ये हो गया इंसिडेंट रेट की डेफिनेशन। और इसी तरह आपने जो है ना फॉर्मूला इसका बना लेना है, इंसिडेंट रेट इज़ इक्वल टू न्यू केस ऑफ डिज़ीज़ डिवाइडेड बाय द रिस्क डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ़ अ पर्सन एट रिस्क फॉर द डिज़ीज़, और मल्टीप्लाई हमने कर देना है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। या हम 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे या हम 1 लाख से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये रेट है ना पर यूनिट ऑफ पॉपुलेशन में आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है बेटा मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन है, कम्युनिटी हेल्थ की बुक से की हुई है। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज कॉन्सेप्ट, टेक्निक्स एंड प्रोसेस दैट enables goals to be achieved efficiently and effectively। किसी भी काम में मैनेजमेंट क्यों की जाती है? मैनेजमेंट इसलिए की जाती है, मैनेजमेंट में कुछ ऐसी टेक्निक्स, ऐसी जो है कॉन्सेप्ट और ऐसे प्रोसेस शामिल होते हैं जिसकी मदद से हम कोई भी गोल, जिस मकसद को हम हासिल करना चाहते हैं, वो हम एफिशिएंटली अच्छे अंदाज में पुरअसर तरीके से उसको हम हासिल कर सकें, अचीव कर सकें, इसलिए हम मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट की ये सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, कॉन्सेप्ट, टेक्निक्स एंड गोल्स दैट enables concept, techniques and process that enables goals to be achieved efficiently and effectively, ठीक है। मैनेजमेंट के जो है कुछ फंक्शन है जिसमें सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, ये भी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं हेडिंग दे के, ठीक है। जल्दी जल्दी अगर आपके पास टाइम है तो आप इसके थोड़ा सा जो है ना फंक्शन भी लिख दें। प्लानिंग करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, फिर कोऑर्डिनेटिंग होती है, ठीक है, फिर इसके अलावा कंट्रोलिंग होती है, ठीक है, और इसके अलावा एवेल्यूएटिंग। ये 5 स्टेप हैं जो कि हम मैनेजमेंट में करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, एवेल्यूएटिंग, लास्ट पे हम उसका नतीजा निकालते हैं, ठीक है। अच्छा जी, 5वीं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है केस फैटेलिटी रेट। बहुत से बच्चों को इसकी समझ नहीं आ रही, केस फैटेलिटी रेट किसे कहते हैं। अच्छा जी, केस फैटेलिटी रेट इज़ अ मेजर यूज्ड इन एपिडेमियोलॉजी टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल diagnosed with a particular disease who died from that disease within a specific period of time। अच्छा जी, नंबर ऑफ़ डेथ फ्रॉम डिज़ीज़, किसी भी बीमारी से नंबर ऑफ़ डेथ को हमने जो है वो डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ़ रिपोर्टेड केस ऑफ डेथ डिज़ीज़। इसको हम केस फैटेलिटी रेट बोलते हैं। और इसके अलावा हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से या 1000 से, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम्स पे जितने हमने टाइम पीरियड पे ये कैलकुलेशन लेनी है ना, उस टाइम पे हमने इसको डिवाइड कर देना है। अच्छा जी, नंबर ऑफ़ डेथ फ्रॉम डिज़ीज़, एक बीमारी से अगर कोई बंदा हलाक हो जाता है, नंबर ऑफ़ डेथ फ्रॉम डिज़ीज़, किसी बीमारी से अगर कोई शख्स हलाक हो जाता है, मर जाता है, उसको हमने डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ रिपोर्टेड केस ऑफ डेट डिज़ीज़, यानी उस बीमारी के जो केसेस आए हैं, रिपोर्टेड केस हमारे पास मौजूद है, उसके साथ डिवाइड करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम केस फैटेलिटी रेट मल्टीप्लाई बाय 100 या 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर, ठीक है। स्पेसिफिक टाइम पीरियड के साथ हमने इसको कैलकुलेट करना है और निकालना है इसकी परसेंटेज को। ओके जी, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ हेल्थ, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। अच्छा जी, हेल्थ की डेफिनेशन तो आपको मस्ट पेपर में पूछी जाएगी। हेल्थ एजुकेशन का पेपर है, या तो हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशन पूछेंगे या हेल्थ की पूछेंगे। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग्स एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। एक कंप्लीट जो हेल्थ की स्टेटमेंट है ना, वो ये है कि एक इंसान जो है वो फिज़िकली तौर पे, मेंटली तौर पे और सोशली तौर पे मुकम्मल तौर पे जो है ना वो फिट हो, ठीक है। नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज़, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर बीमारी ना हो, बल्कि उसका जिस्मानी, दिमागी, सोशली तौर पे एक्टिव होना, सेहतमंद होना जो है वो हेल्थ कहलाता है। नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़, ओके। अच्छा जी, इसके अब इंडिकेटर्स हमने करने हैं।
पहला इंडिकेटर जो है वो फिज़िकल है, फिज़िकल हेल्थ इंडिकेटर है, फिर मेंटल हेल्थ इंडिकेटर है और इसके अलावा सोशल हेल्थ इंडिकेटर है। 3 इंडिकेटर हैं जिनको हमने एक्सप्लेन करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिज़िकल हेल्थ इंडिकेटर्स में अगर हम देखें तो जब हम फिज़िकली तौर पे अपने आप को फिट रखेंगे ना, तो हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी जो है ना वो ज़्यादा होगी, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा, इसके अलावा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम होगा अगर हम फिज़िकली तौर पे अपनी हेल्थ को, हाइजीन को मेंटेन रखेंगे, स्ट्रॉन्ग रखेंगे। इसके अलावा क्रोनिक डिजीज़ से हम बचेंगे, ठीक है। ओबेसिटी रेट कम होगा अगर फिज़िकली तौर पे हम एक्सरसाइज वगैरह का यूज़ करते हैं। अच्छा, मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स कौन सी चीज़ें हैं जो कि मेंटल हेल्थ को इंडिकेट करती हैं, उसकी निशानदही करती हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर हम मेंटली तौर पे पॉजिटिव सोचेंगे ना, तो बहुत से मेंटल डिसऑर्डर से बचेंगे, ठीक है। सुसाइड रेट इससे कम होगा। इसके अलावा सब्सटेंस अब्यूज़ रेट ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है मेंटल हेल्थ इंडिकेटर में। सोशल हेल्थ इंडिकेटर में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, इसमें सबसे पहले तो एजुकेशन लेवल जो है ना हेल्थ के बारे में अच्छा होना चाहिए कि आपको हर चीज़ का नॉलेज हो कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेस्ट है, कौन सी हमारी हेल्थ के लिए ठीक है फिज़िकली और मेंटली। इनकम लेवल बेस्ट होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ केयर के जो भी डिपार्टमेंट वगैरह हैं उस तक वो हमारे लिए अफोर्डेबल होने चाहिए, फैसिलिटी ये होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नेटवर्क का निज़ाम भी जो है ना बहुत मैटर करता है सोशल हेल्थ इंडिकेटर में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने याद करना है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स टू इम्प्रूव कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एक नर्स की क्या ज़िम्मेदारी है। अच्छा जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर बेस्ड मोस्टली ऑन कम्युनिटी हेल्थ नीड एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम। ये किसके ऊपर बेस करती है, दो चीज़ों के ऊपर बेस करती है, हेल्थ नीड एंड हेल्थ प्रॉब्लम। कहाँ कम्युनिटी में किस जगह हेल्थ की ज़रूरत है और कहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वहाँ ही हम जाके अपनी ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम दे सकते हैं। सबसे पहली ज़िम्मेदारी तो ये है कम्युनिटी हेल्थ नर्स की कि प्रोफेशनल नर्सिंग सर्विसेज वो प्रोवाइड करें। किसी भी नर्स का जो है वो प्रोफेशनलिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। स्किल्ड नर्सिंग केयर टू द पेशेंट रिक्वायर्ड प्रोफेशनल नर्सिंग सर्विसेज। पेशेंट को हमने जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है। स्किल्ड नर्स रिक्वायर्ड होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है टीचिंग सुपरविजन ऑफ फैमिली मेम्बर ऑफ हाउस, मिडवाइफ और अदर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गिविंग नर्सिंग केयर। अच्छा जी, एक मिडवाइफ और एक एलएचवी एक नर्स की ज़िम्मेदारी है कि जो भी फैमिली और मेंबर ऑफ फैमिली है ना, हाउस में जितने भी मेंबर रहते हैं उनको वो एजुकेट करे, टीचिंग प्रोवाइड करें हेल्थ के बारे में, ठीक है। टीचिंग सुपरविजन उनको दे। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है ट्रीटमेंट फॉर माइनर अलाइनमेंट इन एमरजेंसी केस में माइनर अलाइनमेंट्स अगर किसी पेशेंट पे शो होते हैं तो फ़ौरन से उसको ट्रीट किया जाए, ठीक है। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्स की ज़िम्मेदारी है। केयर ऑफ डिसेबल पीपल एंड टेक केयर डिसेबल पीपल्स एंड हेल्प देम टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। डिसेबल पीपल जो कि सिक पीपल हैं, बीमार लोग हैं, उनकी हेल्प करें, ठीक है, और उनको कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करें, कॉम्प्लिकेशन से बचाएं। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्स की ज़िम्मेदारी है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन किस बारे में देनी है, इम्यूनिटी के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करें, इम्यूनाइजेशन के बारे में कम्युनिटी को गाइड दें, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैटिक्स एंड रिकॉर्ड। कम्युनिटी हेल्थ नर्स की ज़िम्मेदारी है कि जो भी वो काम कर रही हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो सरअंजाम दे रही हैं, और इसमें जो स्टैटिक्स और रिकॉर्ड्स जो है ना उसको मेंटेन रखा जाए। स्टैटिक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स स्टैटिक्स, जैसे कि आपको मैं बता चुकी हूँ पहले भी। रिकॉर्ड को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि कितने पेशेंट जो है वो बीमारी में मुब्तला है, क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ है, ये सारा कुछ है। इसके अलावा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में भी जो है ना कम्युनिटी हेल्थ नर्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्ले करती हैं। प्लान पब्लिक हेल्थ स्कूल्स प्रोग्राम्स एंड मैनेज क्लिनिकल वर्क। सर्वे स्टडी पार्टिसिपेट सर्वे स्टडी रिलेटेड टू द हेल्थ से रिलेटेड जो भी सर्वे होता है उसको स्टडी करना, ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करना जो है ना कम्युनिटी हेल्थ नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है स्टूडेंट फंक्शन ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज,
ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज भी आपसे पूछा जा सकता है या फंक्शन ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज भी पूछा जा सकता है। स्कूल हेल्थ सर्विसेज की सबसे पहले तो डेफिनेशन करेंगे। स्कूल हेल्थ सर्विसेज रेफर्स टू द स्टेट ऑफ कॉमन प्रॉब्लम अमंग टीचर एंड अदर स्कूल पर्सन। ज़ाहिर सी बात है, स्कूल के अंदर हमने जो सर्विसेज देनी है उसमें जो है स्कूल टीचर्स और स्कूल में जो भी पर्सनस इन्वॉल्व हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी अमला वगैरह है ना, वो सारे लोग शामिल हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज में। ठीक है। अच्छा जी, अब स्कूल हेल्थ सर्विसेज के जो फंक्शन है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्कूल हेल्थ सर्विसेज फंक्शन भी आपको बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंस भी उसकी बोल सकते हैं। इस तरह का सवाल आ सकता है पेपर में, मस्ट जो है ना ये आपने याद करना है। अच्छा जी, स्कूल हेल्थ सर्विसेज जो है ना वो कुरेक्टिव और प्रिवेंटिव मैयर प्ले करती हैं, यानी कुरेक्टिव और प्रिवेंटिव फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती हैं। ठीक है। कुरेक्टिव मैयर किस तरह जो है वो अपना रोल अदा करती हैं। ट्रीटमेंट ऑफ माइनर अलाइनमेंट्स लाइक सोर। स्कूल हेल्थ सर्विसेज में माइनर अलाइनमेंट्स किसी भी टीचर या बच्चे में अगर ज़ाहिर होते हैं, जैसा कि सोर वगैरह है, ज़ख़म वगैरह है, तो उसको ट्रीट करना। ठीक है। दूसरा जो है वो करेक्टिव मैयर है असेसमेंट ऑफ द स्पेशल केयर ऑफ द चिल्ड्रन यानी बच्चों की जो स्पेशल केयर है ना उसको असेस करना। हेल्थ काउंसलिंग्स फॉर पेरेंट टीचर एंड स्टूडेंट। हेल्थ के बारे में काउंसलिंग करना बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ, ये स्कूल हेल्थ सर्विसेज के फंक्शंस में इंक्लूड है। ठीक है। होम विजिट्स टू बी मेड फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल प्रॉब्लम्स लाइक हेड लाइस, यानी कुछ बच्चों के जो है सरों में जुएँ वगैरह पड़ जाती हैं, तो इस तरह के प्रॉब्लम को जो है ना मैनेज करना, होम विज़िट करना, ये स्कूल हेल्थ सर्विसेज में के फंक्शन में शामिल है। ठीक है। स्कूल हेल्थ सर्विसेज की इम्पोर्टेंस में ये शामिल है। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रिवेंटिव मैयर। पहला जो है कुरेक्टिव मैयर है, दूसरा प्रिवेंटिव मैयर। प्रिवेंटिव मैयर में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़ अ पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस इन द स्कूल। ये बहुत ज़्यादा स्कूल में जो है ये चीज़ें अहम किरदार अदा करती हैं। प्रिवेंटिव मैयर में सैनिटेशन और इम्यूनाइजेशन, इन दो चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। ठीक है। सैनिटेशन में जो है प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल इन्वायरमेंट एंड फैसिलिटेशंस ऑफ द सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर। सैनिटरी का निज़ाम जो है, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर बच्चों को प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। अप्रोप्रिएट जो है टॉयलेट अरेंजमेंट मीन्स टू से कि टॉयलेट का जब भी बच्चे यूज़ करें उनको हाइजीन के बारे में प्रॉपर गाइड किया जाए। सैनिटेशन के हवाले से जो है स्कूल हेल्थ सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो प्रिवेंटिव मैयर है वो है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन गिव द प्रोटेक्शन ऑफ दोज चिल्ड्रंस हु डू नॉट रिसीव प्राइमरी कोर्स ऑफ इम्यूनाइजेशन। अगर प्राइमरी कोर्स बच्चे इम्यूनाइजेशन का नहीं लेते हैं, यानी एक से जब बच्चा पैदा होता है उससे लेकर जो है इम्यूनाइजेशन का कोर्स होता है, खासी इंजेक्शन लगते हैं, अगर बच्चे वो नहीं लगवाते तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज जो है वो इम्यूनाइजेशन भी प्रोवाइड करती है। स्पेशल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ड्यूरिंग आउटब्रेक ऑफ द कोलरा एंड टाइफाइड ETC, यानी कोलरा और टाइफाइड वगैरह की बीमारियों में स्पेशल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किया जाए। अच्छा जी, इसके अलावा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में न्यूट्रिशन भी ऐड है। ठीक है। हेल्थ एजुकेशन भी ऐड है। एक्सीडेंटल प्रिवेंशन, कोऑर्डिनेशन इन फिज़िकल एजुकेशन एंड प्रिवेंट टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम डिजीज़। एंड लास्ट पॉइंट है पेरेंट टीचर मीटिंग। अच्छा जी, ये स्कूल हेल्थ सर्विसेज ये आप देख सकते हैं, ये नोट्स बनाए गए हैं, हैंडमेड नोट्स। इसकी मदद से जो है ना आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। हेडिंग के साथ एक्सप्लेन किया गया है, इजी टू अंडरस्टैंड है और बहुत ही आसानी से आपको जो है ना ये याद हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो की आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है। स्कूल हेल्थ सर्विसेज के जो फंक्शन है और जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, आपने किसी तौर पर इसको मिस नहीं करना। नेक्स्ट मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें।